हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ, मैक्सिमाइजिंग बैंक प्रॉफिट्स, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ। प्राइस स्टेबल रहें और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है वो भी होती रहे। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना? तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टर्म रिफर्स टू द टोटल ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय अ बैंक। देखिए, कौन सी टर्म है जो कि टोटल ऑफ डिमांड और टाइम डिपॉजिट जो कि एक बैंक ने अपने पास रखे हैं उसको डिफाइन करती है, उसको बताती है। क्या वो एस एल आर होता है, ओ डी टी एल होता है, एन डी टी एल होता है, सी आर आर होता है। देखिए, जो ये जो है शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, इनकी एब्रिविएशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिसकी मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट डाउन करो तो आपको करना होगा, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, हेल्प होगी। ठीक है ना? हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी फुल फॉर्म बताओ, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता हो ना तो फिर आप उसके बारे में क्लियरिटीज के साथ जो है ना आंसर दे सकते हैं। एस एल आर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एन डी टी एल होता है नेट डिमांड एंड टाइम्स लाइबिलिटी। ठीक है ना? और सी आर आर होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है ना? देखिए, कौन सी टर्म है जो कि एक टोटल ऑफ डिमांड और टाइम डिपॉजिट के बारे में बताती है बैंक के, तो वो होता है एन डी टी एल। ठीक है ना? क्या होता है? एन डी टी एल। ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसकी जो फुल फॉर्म है आप कमेंट डाउन में ज़रूर लिखना। ठीक है ना? और एक मैंने बी की नहीं बोली, बी की रखना, क्योंकि जब आप इसकी फुल फॉर्म को सर्च करोगे ना तो ये क्या होता है आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेट एट विच द आरबीआई lends मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट कोलैटरल इज कॉल्ड। देखिए, कभी ऐसा होता है कि जो बैंक्स हैं उनको भी लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो लोन की उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से अमाउंट जो हैं उधार लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। और वो कौन सी टर्म है जिसमें जो है आरबीआई क्या करती है, लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करने के लिए, और उसके अगेंस्ट में कोलेटरल भी लेती है। और कोलेटरल किस फॉर्म में लेती है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में लेती है। तो वो कौन सा रेट होता है? तो सर वो होता है रेपो रेट, जिसका मतलब है रीपरचेज रेट। ठीक है ना? तो राइट आंसर सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, रिकॉर्ड हाँ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर था सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज ऑफ जनवरी 2026। मतलब प्रेजेंट के टाइम में जो रेपो रेट है वो क्या है। तो देखिए, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें इतना क्या करना। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है ना? 5.25 जो है वो इस वक्त जो क्या है, रेपो रेट है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप करंटली आप उसको ज़रा चेक कर लेना कि क्या है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से 5.25 है जो है रेपो रेट है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, which facility allows bank to park excess funds with the RBI without the need for collateral। देखिए, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो भी बैंक्स को अलाउ करती है कि वो एसेस फंड जितना उनके पास मतलब है उससे ज़्यादा जो है वो क्या कर सकती हैं,
एसेस कर सकती हैं और उनको कोलेटरल की भी नीड नहीं रहती, ठीक है ना, उनको किसकी चीज़ लीड नहीं रहती, कोलेटरल की, जो मैं आपको समझा सका हूँ। देखिए एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो और एसएलआर। देखिए पहली बात तो एसएलआर जो है वो एक ऐसा रेशो होती है जो कि बैंक्स को अपने पास रखना पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। तो पहली बात एसएलआर तो ये होता है। लेकिन जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ना, ये एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है जिससे वो एसेस फंड्स को, जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं और उनको कोलेटर्स की नीड भी नहीं रहती। तो राइट आंसर इसका आएगा सी। ओके, तो राइट आंसर इसका आएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैनल रेट एट विच बैंक्स कैन बारो ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो इज। देखिए सिंपल, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिससे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से ओवरनाइट के लिए ले सकते हैं। आप मतलब सिंपली ये समझिए कि ओवरनाइट के लिए ले सकते हैं क्या, फंड लोन, किससे, आरबीआई से, ठीक है ना, और किससे, अपनी एसएलआर पोर्टफोलियो की हेल्प से, मतलब कि उससे ही मतलब वो ले सकते हैं। क्योंकि इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वरना फिर वो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो सिंपली वो होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसके लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ओवरनाइट के लिए क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बी, तो इसमें कीवर्ड आप ओवरनाइट याद रखो, ठीक है ना। तो राइट आंसर है बी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ द लेटेस्ट दिसंबर 2025 अपडेट व्हाट इज द करंट एमएसएफ रेट, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसका रेट क्या है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 5.50 यानी कि सी, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। तो ये आप अपने उसके हिसाब से चेक करते रहना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पर ज़्यादा हम वो नहीं कह सकते, ये विद टाइम चेंज होता रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसके दो टूल हैं, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। तो इसमें हमें पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव कौन सा है इनमें से। तो देखिए कैश रिजर्व रेशो जो है वो कौन सा है, वो क्वांटिटेटिव है। तो राइट आंसर सी आएगा, यानी कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मोरल सुसेशन, ये तीनों जो हैं वो कौन से हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। तो 8 का राइट आंसर है सी। ओके, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ एनडीटीएल, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब आप कमेंट डाउन अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो अब कर दो इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। जो कि बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है कैश की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, ठीक है ना। और अपने पास नहीं रखना है, ये जो है ये किसके साथ रखना है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो ये किसके साथ रखना है, ये बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है, किसके पास रखना है, आरबीआई के पास रखना है। और कौन सी फॉर्म में रखना है, कैश की फॉर्म में। तो वो क्या होता है, तो वो सिंपली होता है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है ना। तो कैश रिजर्व रेशो, तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आ गया, चलो कोई नहीं, आप छोड़ो। देखिए व्हाट इज द करंट CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशो, एज पर द लेटेस्ट 2025-2026 डाटा। तो वो सिंपली 3% है, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको पता चल ही गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, मतलब कि करंटली CRR इस वक्त कितना है, तो वो 3% है, यानी कि 3% ऑफ जो
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है वो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कैश की फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द करंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज मेंटेन्ड एट। देखिए करंटली जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो कितनी है, तो वो सिंपली 18% है। तो वो कितनी है, वो 18% है, ठीक है ना। वो 18% है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच फॉर्म कैन अ बैंक मेंटेन इट्स एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बैंक कौन सी फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। देखिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैंक कैश, गोल्ड एंड अनइमर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं अपना एसएलआर, जो कि उनको अपने पास ही रखना होगा, उससे वो लोन नहीं दे सकते सिंपली। तो राइट आंसर आएगा इसका सी, ठीक है ना। तो राइट आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच रेट इज करंटली अलाइंड विद द MSF रेट एंड चेंजेस ऑटोमेटिकली विद इट। देखिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कौन सा रेट है जो कि करंटली किसके साथ अलाइंड है, तो वो अलाइंड है MSF के साथ, ठीक है ना, यानी कि मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है उसके साथ। तो पीछे दो क्वेश्चन आए थे जिसमें कौन से दो जो रेट थे वो सेम थे। अब वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि कौन से सेम, आपने पॉज करके सोचा होगा, ठीक है ना। तो अब क्योंकि साथ साथ रिमाइंड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये डाटा कभी स्टैटिक वे में बिल्कुल ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर इंसान को याद नहीं रहता, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं कि ऐसा कौन सा रेट है जो कि करंटली अलाइंड है MSF के साथ और वो उसके साथ चेंज होता है, तो वो सिंपली है बैंक रेट, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो है बैंक रेट, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन द आरबीआई वांट्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द सिस्टम इट इज लाइकली टू। देखिए जब आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में, लिक्विडिटी का मतलब है, इंजेक्ट लिक्विडिटी का मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में, तो वो क्या करेगा, वो रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, CRR को, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। देखिए अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, बेचेगा, तो उसके बदले में पैसा लेगा, तो इससे क्या पैसा मार्केट में गया या कम हुआ, कम हुआ। अगर वो CRR बढ़ा रहा है, ठीक है ना, कि अब बैंक को अपने जो आरबीआई के पास अपना जो टोटल अमाउंट है उसका ज़्यादा पैसा रखना है, तो फिर भी बैंक के पास कम पैसा रहा कि वो आगे दे सके, ठीक है ना। और भी अगर वो रेपो रेट को डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऐसा रेट, पहले तो रेपो रेट होता क्या है यार, अब ये समझो ना। अब ये है बैंक, ठीक है ना, गंदी है राइटिंग है मेरी लेकिन चलो, ये बैंक है, ये आरबीआई है, ठीक है ना, आर से आरबीआई। अब ये आरबीआई है, ये बैंक है। अब क्या कर रहा है बैंक, जो है वो आरबीआई से लोन ले रहा है और बदले में आरबीआई उसको सिक्योरिटीज़ दे रहा है, ठीक है ना, इस प्रॉमिस के साथ कि बाद में ये जो बैंक है ये आरबीआई से वो सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ को मतलब क्या कर लेगा, वापस ले लेगा, और बैंक से पैसा मतलब जो लोन है आरबीआई का वैसे कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अब क्या होता है कि जो आरबीआई है वो अब रेपो रेट को, रीपरचेज रेट को कम कर देता है। तो जब वो रीपरचेज रेट को कम कर देगा तो उससे क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा जिससे कि वो मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लोन दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। डियर मनी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। डियर पॉलिसी मनी का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट ग्रोथ, कीपिंग रेट्स अनचेंज, या प्रिंटिंग मोर करेंसी। डियर मर्सी देखिए, डियर मनी का मतलब ये हो गया कि जब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि जिस पर वो लेता है, उसको बढ़ा दिया। जब वो उसको बढ़ा देगा तो जो बैंक है वो कम मनी जो है बारो कर पाएंगे, ठीक है ना, आरबीआई से। तो जब वो कम मनी बारो कर पाएंगे तो आगे भी कम ही दे पाएंगे, ठीक है ना। तो डियर पॉलिसी का मतलब है कि इंक्रीज करना इंटरेस्ट रेट कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो राइट आंसर ए है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है। A dovish stance in monetary policy A dovish stance in monetary policy implies। देखिए, डोविश सेंटेंस का क्या मतलब है? देखिए, इसका पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टाइटनिंग मनी पॉलिसी, इंक्रीजिंग द रेपो रेट, प्रेफरेंस फॉर लोअर इंटरेस्ट रेट टू प्रमोट ग्रोथ, फोकस ओनली ऑन इन्फ्लेशन। देखिए, डॉविश का मतलब ये हो गया कि जब आपने क्या कर दिया, आपने जो है इंटरेस्ट रेट्स को लोअर कर दिया ताकि ग्रोथ हो सके, ठीक है ना। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जब जो है क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है, उसे कहा जाता है डोविश स्टैंस इन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। तो राइट आंसर है ठीक है ना, उसका राइट आंसर सी था। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ द करंट एल ए एफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर? तो लोवेस्ट बाउंड फ्लोर एल ए एफ का क्या होता है? तो देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है, पहले तो ये क्या होती है आपको समझना होगा। देखिए, ये सिंपली एक ऐसी एक टेक्निक होती है जिससे कि क्या, या तो लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ाया जाता है या तो कम किया जाता है, ठीक है ना। या तो क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, या तो फिर कम किया जाएगा। तो अब उसका लोवेस्ट जो है फ्लोर कौन सा होता है, यानी कि लोवेस्ट बाउंड या फ्लोर उसका कहाँ पर लाई करता है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एसडीएफ रेट, या रिवर्स रेपो रेट। देखिए, इसका राइट आंसर आएगा एसडीएफ रेट, ठीक है ना, एसडीएफ रेट। अब आपका काम है कि आपको इसकी फुल फॉर्म को बताना है, क्योंकि जब आप इसकी फुल फॉर्म सर्च करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है और ये किसके लिए यूज़ होता है, क्योंकि नाम में ही ये चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सिर्फ रिवाइज करने के लिए ये जो है सीरीज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इन इंडिया? तो ऐसी कौन सी कमेटी है जो कि क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है ना, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंडिया में? तो वो सिंपली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि 6 मेंबर जिसके होते हैं। तो राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो राइट आंसर सी है। जो क्वेश्चन कर लिया अब उसमें इतना ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसमें हम इतना ज़्यादा क्या नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हु इज़ द एक्स एफिसो चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो एक्स एफिसो चेयरपर्सन मॉनेटरी पॉलिसी का कौन होता है, ठीक है ना। तो पता नहीं, साउंड एक मिनट मुझे रोकना पड़ेगा पता देखने के लिए कि ये माइक काम कर रहा है कि नहीं। एक सेकंड। आज माइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से बार बार मुझे रोकना पड़ रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए, एक्स एफिसो चेयर पर्सन जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है वो सिंपली गवर्नर ऑफ द आरबीआई होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है। तो व्हाट इज़ द करंट टारगेट इन्फ्लेशन रेट सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बैंड सेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द आरबीआई। तो वो सिंपली क्या मतलब, सिंपल सी बात है कि करंट टारगेट इन्फ्लेशन रेट का क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसी में मेन क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द आरबीआई। तो वो सिंपली होता है 4% विद द बैंड ऑफ +-2, यानी कि सीधी बात है, इसका मेन मतलब पता क्या होता है कि 2 से लेके 6 के बीच में रहनी चाहिए इन्फ्लेशन, 2 से लेके 6 के बीच में, आपको ये याद रखना है। तो उस हिसाब से राइट आंसर बी है। एक्चुअली मैं माइक काम नहीं ना कर रहा, तो आज वैसा मेरा कंसंट्रेशन भी नहीं बन पा रहा है पढ़ाने के लिए। तो बड़ा अजीब सा मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं अच्छी तरीके ये हमारे क्वेश्चन हम कर पाएँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द आरबीआई डिक्रीजेज द सीआरआर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द मनी पॉलिसी। देखिए, अगर आरबीआई डिक्रीज कर देगा कैश रिजर्व रेशो तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो आगे लैंड भी ज़्यादा कर सकता है, तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। सिंपली अगर आरबीआई डिक्रीज करता है सीआरआर तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ऐसा, देखिए, अब आप ये चीज़ सुनिए कि ऐसा कौन सा टूल है जिससे क्या होता है, जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है मनी फ्रॉम द मार्केट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आप सिंपल सी ये बात समझिए, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो रेपो रेट, मार्जिनल स्टेंडरिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, या एसडीएफ, या सीआरआर रिडक्शन। देखिए, इसमें क्या होता है, आरबीआई लैंड करता है, इसमें भी आरबीआई लैंड करता है, इसमें भी आरबीआई लैंड करता है। लेकिन एक ये रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा टूल है जिसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है ना, वो लोन लेगा, वो बैंक से लोन लेगा और बदले में ये बोलेगा कि जो आप, मैं आपको सिक्योरिटीज़ दे रहा हूँ कोलेटरल में, वो मैं आपसे वापस लूँगा, वापस रिपर्चेज करूँगा, इसलिए इसे रिवर्स रिपर्चेज रेट कहा जाता है। तो ये टूल है जिससे क्या है, आरबीआई जो है ऑब्जर्व करता है एसेट्स लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। तो व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट एज ऑफ जैन 2026। तो करंटली रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो देखिए करंटली रिवर्स रेपो रेट तो 3.35 है, ठीक है ना, ये ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। लेकिन एक चीज़ ना अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना कि जो रिवर्स रेपो रेट होगा ना, RRR ट्रिपल आर वो फिल्म नहीं, रिवर्स रेपो रेट, ये हमेशा जो है ना, हमेशा कम होगा रेपो रेट से, ठीक है ना। ये हमेशा रेपो रेट से कम होगा, ये हमेशा याद रखना कि जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो हमेशा कम होगा किससे, रेपो रेट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड। देखिए, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आरबीआई जो है वो बाय करेगी और सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो नाम ही बता रहा है, वो सिंपली होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो राइट आंसर आएगा सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है,
As per the December 2025 update, what is the RBI's GDP growth forecast for the financial year 26? तो जो फाइनेंशियल ईयर 26 है इसमें आरबीआई का क्या मतलब जिसे कहते हैं ना जीडीपी ग्रोथ का क्या फोरकास्ट है कि कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो वो सिंपली हो सकती है 7.3%। 7.3%, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, बस रट लो किसी हिसाब से, बस इसमें ज़्यादा कुछ और तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट हैपन्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द पब्लिक व्हेन द रेपो रेट इज हाइक्ड? जब भी रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जब भी रेपो रेट को दिया जाएगा तो जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है पब्लिक के लिए वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दिया है तो अब बैंक के पास जो है कम पैसा बचा है। अब बैंक के पास कम पैसा बचा है तो वो जब लेंड करेगा तो उस पर हाई रेट रखेगा, तो वो पब्लिक के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो बढ़ी या कम हुई, वो बढ़ी ना। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिफ्लेशन इज अ पॉलिसी इंटेंडेड टू। देखिए, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन और एक होता है रीफ्लेशन, ठीक है ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन जो होता है जब अगर वो 2 लेके 6 के बीच में है, ठीक है ना, 2 से लेके 6 के बीच है, फिर तो वो अच्छा है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ग्रोथ के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। और अगर वो ज़्यादा कम होता है तो फिर भी वो क्या होता है, वो डेंजरस ही होता है। तो रिफ्लेशन जो होता है वो क्या होता है, वो कब करता है, हाई इन्फ्लेशन को रिवर्स करता है, डिफ्लेशनरी ट्रेंड को स्टेबलाइज करता है, एक्सचेंज रेट को, या रिड्यूस करता है फिक्सल डेफिशिएंट को। तो वो सिंपली क्या करता है, वो सिंपली रिवर्स करता है डिफ्लेशनरी ट्रेंड को। तो राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि रिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, विच रेट इज़ यूज टू प्रिस्क्राइब अ प्लेंटी टू बैंक फॉर शॉर्टफॉल्स इन एसएलआर और सीआरआर मेंटेनेंस। तो ऐसा कौन सा रेट है जो कि एक प्लेंटी, एक पनिशमेंट के हिसाब से, जिसे कहते हैं ना, यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा उन बैंक्स के लिए जिन्होंने अपना एसएलआर या सीआरआर को सही तरीके मेंटेन नहीं किया हुआ है। तो वो सिंपली होता है बैंक रेट, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो सिंपली होता है बैंक रेट। तो राइट आंसर बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्प्रेड इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन। देखिए, स्प्रेड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में स्प्रेड किसको कहा जाता है, कि दो चीज़ के बीच में या किन दो मेथड्स के बीच के डिफरेंस को स्प्रेड किया जाता है। रेपो एंड रिवर्स रेपो, सीआरआर एंड एसएलआर, लैंडिंग रेट एंड डिपॉजिट रेट, एमएसएफ एंड बैंक रेट। तो देखिए, इसका राइट आंसर सिंपली सी है। लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के डिफरेंस को कहा जाता है स्प्रेड। क्या, लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के डिफरेंस को कहा जाता है स्प्रेड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, FITF, देखिए इसकी फुल फॉर्म याद रखना, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है वो कब इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। तो सबसे पहले वो कब इंट्रोड्यूस की थी ये आपको याद रखना है, 1991, 2016, 2022 या 2008। तो इसका राइट आंसर है 2016 में जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसमें आरबीआई दो टाइप के जो है टूल्स का इस्तेमाल करता है।
एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। देखिए इनमें से क्वालिटेटिव है मॉरल सुसेशन। अब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा माइक नहीं चल रहा, तो जिसकी वजह से बार बार मुझे काटना पड़ रहा है और मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सेशन जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मॉरल सुसेशन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये एक होता है मॉरली, मतलब जिसे ना सलाह के हिसाब से आरबीआई किसी बैंक को कहता है कि आप अपना एसएलआर नहीं मेंटेन कर रहे, सीआरआर नहीं मेंटेन कर रहे, वर्बली, मतलब एक जैसे कह रहे हैं ना समझाने के तौर पर। अभी कोई लीगली एक्शन नहीं करता है बट ऐसे समझाने के लिए करता है, तो उसे मॉरल सुसेशन करते हैं। और ये एक क्वालिटेटिव टूल होता है किसका, आरबीआई का, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो जल्दी जल्दी सेशन को मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज कि बार बार मुझे एक एक मिनट के बाद जो है ना बार बार काट के देखना पड़ रहा है कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द SDF रेट इज टिपिकली प्लेस्ड हाउ मैनी बेसिस पॉइंट बिलो द पॉलिसी रेपो रेट। तो देखिए ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो मैंने डाल दिया है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये उतना कोई रिलीवेंट है, पर अगर पढ़ लोगे तो कौन सा बुरी बात है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि SDF जो रेट है टिपिकली वो कितने बेसिस जो पॉइंट है वो बिलो होता है पॉलिसी रेपो रेट के, तो इसका सिंपली राइट आंसर है 25 BPS, ठीक है ना। अब SDF की फुल फॉर्म और BPS, इन दोनों की फुल फॉर्म प्लीज़ अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट डाउन कर लेना। अगर आप SDF को सर्च करोगे ना तो आधा आपको ये ऐसे ही समझ आ जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन अभी करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा माइक नहीं काम कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, इन जैन 2026 द RBI स्टैंड वाज टू डिस्क्राइब एज विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, न्यूट्रल, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या अग्रेसिव। यानी कि इस वक्त आरबीआई का स्टैंस क्या है, मतलब कि वो उसकी अभी मनी सप्लाई को लेके, आप ऐसे समझिए आसान भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में, कि उसका मनी सप्लाई के हिसाब से उसकी क्या इस वक्त पॉलिसी है आरबीआई की। क्या वो टाइटनिंग करना चाहता है, मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है, एग्रेसिव रहना चाहता है। तो इसका राइट आंसर सिंपली है वो न्यूट्रल रहना चाहता है, कि जैसा चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द करंट बैंक रेट एज ऑफ जनवरी 2026। प्रेजेंटली बैंक रेट कितना है। देखिए प्रेजेंटली, देखिए आपको इतना याद रखना है कि बैंक रेट ना ज़्यादा होता है, ठीक है ना सब, क्योंकि इसमें जो है कोलेटरल जो है वो आरबीआई अपने पास नहीं रखता, वो लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। एक तो देखिए, एक तो वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे देगा और उसमें कोलेटरल भी नहीं रखेगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो बैंक रेट है वो भी वो ज़्यादा ही रखेगा। तो आप थोड़ा दिमाग लड़ा सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है ना। तो इस वक्त जो है 5.50 जो है वो क्या है, बैंक रेट है, क्योंकि 5.25 किसका था, 5.75 तो खैर था नहीं अभी। तो लेकिन आप कमेंट डाउन करो, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि 5.25 अभी किसका है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो देख रहे हो ध्यान से तो एक्सप्लेन करो। ओके, एक और टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। तो अ रिडक्शन ऑफ 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू, तो अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं 100 बेसिस पॉइंट तो वो किसके इक्वल है, 10% के, 0.1 के, 1% के, या 0.01% के। तो देखिए वो सिंपली 1% के इक्वल है, मतलब कि 100 का 1। तो ऐसे आप याद रखिए 200 का 2, ठीक है ना। तो 100 बेसिस पॉइंट जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। Which index is used by the RBI as the primary measure of inflation for policy decisions। देखिए इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए आरबीआई जो है प्राइमरी किसको मेजर करता है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ पीछे कि मेनली आरबीआई किसको यूज़ करता है। तो डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर या सेंसेक्स। देखिए वो राइट आंसर इसका बी है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आरबीआई जो है वो यूज़ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये याद रखना, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है ना, यानी कि एमएसएस। क्या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है वो प्राइमरी किसके लिए यूज़ की जाती है, फंड द फिजिकल डेफिशिएंट, मैनेज लिक्विडिटी अराइजिंग फ्रॉम लार्ज
कैपिटल इनफ्लोज, प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स, रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। देखिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, सिंपली इसका क्या मतलब है, मार्केट को स्टेबल करना। तो इससे भी आप गैस कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है मैनेज लिक्विडिटी अराइजिंग फ्रॉम लार्ज कैपिटल इनफ्लोज। ठीक है ना, क्या मैनेज करना लिक्विडिटी जो कि लार्ज कैपिटल इनफ्लोज की वजह से बढ़ रही है हमारी मार्केट में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, इफ़ द आरबीआई वांट टू फॉलो अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि वो इनफ्लो ऑफ जो मनी है उसको डिक्रीज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा। देखिए अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बदले में बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को पैसा दिया, तो कमर्शियल बैंक के पास तो पैसा आएगा, उसे टाइट थोड़ी हुई, उससे तो एक्सपैंड हुई। अगर वो एमएसएफ रेट को लोअर करेगा, फिर भी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा भाई ले लेंगे लोन कि कम है रेट, तो बैंक के पास पैसा आएगा। इंक्रीज द रेपो रेट, बिल्कुल। देखिए अगर वो रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है तो जिससे क्या हो रहा है, जो बैंक लोन ले रहे हैं उस पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इस वजह से उनके पास पैसा कम है। तो जब उनके पास कम है तो वो आगे भी कम ही देंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, 39 का राइट आंसर आएगा सी, इंक्रीज द रेपो रेट। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हो क्यों नहीं रहा, यार कोई बात नहीं, ये थोड़ा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इज टाइपिकली। देखिए टाइपिकली वो होता है 2014 के बाद, ये रिफॉर्म आया था, उर्जित पटेल जो आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने लाया था कि बाई 6 टाइम्स अ ईयर। इसका मतलब है कि हर 2 महीनों में एक बार होनी चाहिए। ठीक है ना, हर 2 महीनों में एक बार होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी, बाय मंथली, एवरी 2 मंथ्स। ठीक है ना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर अपना है 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन और लो ग्रोथ द आरबीआई इज लाइकली टू परफॉर्म। देखिए अगर रिसेशन है या लो ग्रोथ है, ठीक है ना, रिसेशन या फिर है ग्रोथ, तो आरबीआई क्या करेगी, वो कॉन्ट्रेक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगी, हाइक इन सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी, या फिर बैंक रेट को बढ़ा देगी। देखिए रिसेशन है और रो ग्रेथ है, तो आरबीआई सिंपली क्या करेगी, वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेगी, एक्सपैंड करेगी, यानी कि वो लोअर कर देगी इंटरेस्ट रेट को, जिससे कि मनी फ्लो जो है बढ़ सके मार्केट में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज अ बैंक कैन यूज टू बारो अंडर एमएसएफ। देखिए एसएलआर वो जिसे कहते हैं ना, एक वो लिक्विड होता है, एसेट्स होते हैं, वो कैश भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं, गोल्ड, मतलब कुछ भी है जो उसको अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, जिसका करंटली जो रेट है वो 18% है। अब उसका कितना जो है वो यूज़ कर सकता है, क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो वो क्या, वो 5% है, 10% है, 2% है, या 1% है। देखिए तो इसका सिंपली आंसर है 2%। देखिए 2% था, 2% था, ऐसे 2% होता है, बट जब वो टाइम था, ठीक है ना, तब 3%, मतलब इस चीज़ को अभी याद ना रखो, आप सिंपली याद रखो कि 2% है। ठीक है ना, 2% ऑफ एसएलआर जो है वो बैंक यूज़ कर सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर लोन लेने के लिए, बस इतना याद रखो, क्योंकि इतना अपने दिमाग को धुआं मत दो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 43 है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। देखिए जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट किया जाता है कब, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, एवरी फ्राइडे, फ्राइडे ऑफ एवरी फोरनाइट, डेली एवरेज। देखिए सिंपली वो कब जिसे कहते हैं कैलकुलेट किया जाता है, वो किया जाता है फ्राइडे ऑफ एवरी फोरनाइट, यानी कि 14 डेज, हर 14 दिन के बाद। ठीक है ना, 14 डेज के बाद, ठीक है ना, DAYS डेज के बाद, ठीक है ना, 14 डेज के बाद उसे हम क्या कहते हैं, फ्राइडे ऑफ एवरी फोरनाइट। ठीक है ना, तो राइट आंसर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज का कौन सा पार्ट नहीं है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, डिमांड पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट,
या डिमांड ड्राफ्ट। देखिए डिमांड लाइबिलिटीज़ का जो इनमें से जो एक कंपोनेंट नहीं है वो सिंपली है फिक्स डिपॉजिट्स। क्यों? डिमांड लाइबिलिटीज़ होती क्या है, पहले ये समझो। आपने बैंक को जमा करवाया पैसा, आपका सेविंग अकाउंट है, अब आप कभी भी जाके उसको विड्रा करते हो, ठीक है ना। तो डिमांड लाइबिलिटीज़ है ना, वो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स में क्या होता है, आपने फिक्स टाइम के लिए किया होता है, तो उस टाइम पीरियड के लिए यूजुअली आप नहीं निकालते, तो इसलिए वो डिमांड लाइबिलिटीज़ के अंडर नहीं आती, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, फिक्स डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, इसीलिए वो डिमांड लाइबिलिटीज़ नहीं हुई, वो टाइम लाइबिलिटीज़ हुई कि विदन अ स्पेसिफाइड विदन अ फिक्स्ड पीरियड वो बैंक को लौटाना होता है, तो इसीलिए वो होता है टाइम लाइबिलिटीज़। तो 45 का राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, स्टैंडर्डाइजेशन by the RBI involves printing new notes, offsetting the effect of foreign exchange inflows on the money supply, clearing the currency notes, reducing the number of banks। देखिए स्टेबलाइजेशन जब आरबीआई करता है तो वो सिंपली क्या करता है, वो ऑफ सेटिंग करता है फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज का मनी सप्लाई पर। इसका मतलब क्या है, देखिए आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्या है, ऑफ सेटिंग द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज ऑन मनी सप्लाई, कि जो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है उसका जो है इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके मनी सप्लाई पर, मतलब इसका ये सिंपली मतलब है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर इज द गैप बिटवीन। देखिए सिंपली सी बात है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है वो किसका गैप है, वो रेपो या रिवर्स रेपो का है, MSF या SDF का है, CRR या SLR का है, बैंक रेट या बेस रेट का है। तो वो सिंपली MSF और SDF का है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, इसको रट लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन रेपो रेट ऑन होम लोन EMIs। तो अगर रेपो रेट जो है वो बढ़ गया, बैंक ने बोला, मतलब बैंक ने लोन लिया आरबीआई से, बट आरबीआई ने अपना जो है रिपर्चेज रेट बढ़ा दिया है, ठीक है ना, मतलब रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब बैंक कम ही लोन लेंगे आरबीआई से, तो पब्लिक के पास कम पैसा होगा, क्योंकि आरबीआई कम लैंड करेगा, ठीक है ना। तो अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो होम लोन ईएमआईज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ईएमआईज जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी, ईएमआईज इंक्रीज़ होंगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या जो ईएमआईज हैं वो वेव्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है बी, ईएमआईज जो है बढ़ जाएंगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने लोन लिया है, तो वो ईएमआईज बढ़ गई ना। तो ये तो थोड़ा लॉजिक वाला भी था। अब मैं जल्दी जल्दी जो है इस सेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी ये एमसीक्यू सेशन है जिसमें आपका सिर्फ टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, इनमें से रेपो रेट है, CRR है, MSF है, या OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा CRR। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इसीलिए क्योंकि CRR जो है बैंक्स को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, तो इसलिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, द हॉकिश स्टैंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक इंडिकेट्स दैट इट्स प्राइमरी कंसर्न इज। देखिए एक होता है डॉविश, एक होता है हॉकिश। डॉविश मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, अब आ गया हॉकिश। हॉकिश सेंटेंस ऑफ सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का क्या है, प्रमोटिंग ग्रोथ, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई या रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। तो सिंपली ये क्या करना चाहता है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए वो क्या कर देगा, टाइटनिंग ऑफ मनी सप्लाई करेगा, यानी कि वो जो इनफ्लो मार्केट में है मनी सप्लाई का उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। आज मुझे उतना अच्छी खुद इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सेशन में, तो बाय।